आपने आज तक कभी ऐसा एग्जाम नहीं देखा होगा जिसके अंदर ना तो टॉपर का पता है ना फेलियर का पता है, बच्चे के नंबर ही गायब हैं। अब ये तो देखिए, मैं नहीं कह सकता सरकार क्यों नहीं बोल रही, इससे तो साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जब लोगों की एक संख्या मतलब बढ़ने लगी धीमे धीमे, तो फिर हमने 7 मई में बीजेपी कार्यालय भी घेरा, 6 मई में बीजेपी कार्यालय घेरा। जब बीजेपी कार्यालय घेरा तो वहां से हम लोग को कैदियों की तरह उठा के गाड़ियां भर के फिर को बदल लाके फेंक दिए। लेकिन हम सिर्फ उसी मंशा को लेके गए थे कि शायद कोई सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि आएगा जो शायद हमारी आवाज को सुनेगा, हमारे दर्द को समझेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। मेरे साथ आज संदीप परिहार हैं। संदीप परिहार कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले कोर्ट में यूपीएसआई की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया लेकिन दुश्वारियां समाप्त नहीं हो रही हैं। जहां सरकार के खड़े किए वकीलों और पुलिस वालों से संदीप परिहार यूपीएसआई भर्ती में हुए घोटाले के लिए टकरा रहे हैं। हम संदीप परिहार से बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। संदीप जी, क्या मसला है, पूरा समझाएंगे? सर, मसला ये था कि ये वैकेंसी आई थी 2020 में जी। इसका नोटिफिकेशन आ गया था। 21 में इसके फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरने के बाद इसका एग्ज़ाम नवंबर में स्टार्ट हुआ। 2 दिसंबर समथिंग में इसका एग्ज़ाम जो था ख़त्म हो गया। उसके बाद इसकी आंसर की मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, उसके बाद से ही कुछ व्यक्ति मतलब बोल सकते हो कि थोड़ी मतलब ऐसी चीज़ें सामने आने लगी थी जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हाँ, एग्ज़ाम फेयर नहीं हो पाया। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहा था तब भी बच्चे पकड़े जा रहे थे, जब एग्ज़ाम चल रहा था तब भी सुनने में आता था कि यहाँ पे 4 FIR हो गई, यहाँ पे 5 FIR हो गई, वहाँ पकड़े गए। तो सभी को ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, जो सरकार है और जो भर्ती बोर्ड है वो बड़ी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं और शायद ये जो भी धांधली करने हैं, चीटिंग करते हुए बच्चे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और इसके मतलब लग रहा था कि भर्ती फाइन है, कोई परेशानी नहीं थी। फिर उसके बाद जनवरी में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया कि भर्ती में कहीं ना कहीं अनियमितता पाई जा रही है, तो हमने ट्विटर कैंपेन किया। एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था उस टाइम भी, वही स्क्रीनशॉट अभी जाके पकड़ा गया था, वही बच्चा नीतीश कुमार। तो वो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, तो सभी लोगों ने बोला था कि एक लड़के का एडमिट कार्ड वायरल हुआ था, उसके 400 में से उसके शायद 160 में से उसके जो मार्क्स थे वो थे 158 उसके मार्क्स थे। तो ये वायरल हुआ, सब लोगों को लगा कि इतने पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कहीं ना कहीं आदमी से गलती चूक होने की वजह से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो नॉर्मली गलत हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे। वो 2 क्वेश्चन भी ऐसे छोड़े हुए थे टिपिकल क्वेश्चन करने के बाद, वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि शायद 4th क्लास का बच्चा कर सकता था। तो वहां से एक शक बनना स्टार्ट हो गया जब आंसर की आई थी बच्चों। तो आप लोग कंफर्म कब हुए? शक तो चलिए कंफर्म फिर हम लोग तब हुए जब हमने ट्विटर कैंपेन किया। तो जो भर्ती बोर्ड के डीजी थे उन्होंने ट्वीट किया कि भर्ती में कोई भी धांधली नहीं है और इस तरह की अगर भ्रम फैलाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का डर बच्चों के दिल में बैठा दिया गया। उसके बाद फिर किसी बच्चे ने फिर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि इसकी जो कट ऑफ थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ जो थी जनरल की कट ऑफ जो थी वो शायद 302 चली गई। जनरल की कट ऑफ मतलब कट ऑफ जो था लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई। तो लगा कि शायद ठीक है, समझ में तो आ ही गया था क्योंकि बच्चे का स्तर होता है पढ़ने का। मेरे को भी पता है कि हाँ, एक मिनिमम और मैक्सिमम क्या से क्या हो सकता है। फिर हमें शक वहाँ से पैदा होना स्टार्ट हुआ और जब शक हुआ फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इधर उधर देखा समझा, कुछ एविडेंस भी हमारे पास आए, फिर पता चला कि हमारा टेंडर उस कंपनी को दिया गया है जो कंपनी ऑलरेडी 5 राज्यों में उसके ऊपर क्लेम है। तो पता चला कि वो कंपनी 5 राज्यों में कहीं ना कहीं मतलब उस पर एलिगेशन थे कि इसने भर्ती में अनियमितता से बच्चों का सिलेक्शन कराया है। उसी कंपनी ने हमारा भी सिलेक्शन कराया और यही वही कंपनी थी जो व्यापम घोटाले में 35 लोगों की मृत्यु होने के बाद इतना बड़ा घोटाला खुला था। और ये कंपनी MP में बैन थी। इस पे 2.5 से 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। और जब MP गवर्नमेंट ने इस पे कार्रवाई की थी तो इनके जो ऑनर थे वो उत्तराखंड में जाके छिप गए थे, ठीक है, वो नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने कोर्ट केस के जरिए वहाँ से ये जो MP हाई कोर्ट जो है, MP हाई कोर्ट ने इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर जुर्माना भी लगाया। तो वो भी शायद अभी इनका जुर्माना नहीं भरा है और भी ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा, जब हमने बात शुरू की तो मैंने चर्चा की कि कल आप कोर्ट गए थे। सबसे पहले ये बताइए कि कल क्या हुआ, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। देखिए, मैंने रिट डाली हुई थी, तो रिट 25 तारीख को पहले ही सुनवाई हुई थी
25 तारीख को पहले जब सुनवाई हुई थी तो उसमें तलब किया गया था भर्ती बोर्ड को। भर्ती बोर्ड से मतलब पूछा गया था कि ऐसा मतलब आपने क्या इंक्वायरी करी है और उसका हमें डाटा आप ला के दीजिए। तो उसी को कल भर्ती बोर्ड ने पेश किया था लाके। तो काफ़ी सारे उनके लगभग 3 से 4 उनके आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है, और 2 या 3 एसएचओ थे, 2-3 एसआई भी थे, कांस्टेबल थे, मतलब सारा डाटा वो लोग लेके आए थे। और उसके बाद हम लोग की हियरिंग जो थी 2 पार्टों में चली थी। लंच से पहले हम लोग की हियरिंग ही चल रही थी और उसी टाइम पे ही जज साहब ने सामने से बिल्कुल बोला था कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, हमें मत बताइए और हमें पता है आपने इस भर्ती मतलब ये जो कंपनी थी इस आपने टेंडर दिया क्यों। तो मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने अपने सामने मतलब खुद सुना तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और उत्तर प्रदेश सरकार जो है उन्होंने हमें ये कंपनियां दी गई थी, हमें इसमें से ही कंपनियां फाइंड आउट करनी है। अब सोचने वाला मुद्दा ये बनता है कि जो कंपनी पहले से ही बैन है, जो ब्लैक लिस्टेड है, जो बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ करती आई है, उसी कंपनी को आपने टेंडर क्यों दिया। जब यही बात बच्चों ने पूछी थी डीजी ऑफिस में जाके तो उन्होंने बोला था कि इस भर्ती ने कम पैसों में एग्जाम करा दिया, ये सामने से बोला गया था। और जब मैं डीजी साहब से मिलने गया था तब उन्होंने हम लोग की एसआईटी को लेके बात हुई थी तो मैंने दिखाया था उन्हें, मैंने कहा सर ये इसकी ये स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है और ये आउट हुई है तो इसका रीजन क्या है। तो उन्होंने मुझसे यही बोलते हुए बोला था कि ये व्यक्ति विशेष हैं, ये पकड़े जाएंगे। उसके बाद उस बच्चों का रिजल्ट में भी नाम था, उसके बाद उसी लड़के का नीतीश कुमार का रिजल्ट में नाम था, उसका नाम रिजल्ट आने के बाद भी उसे नहीं पकड़ा गया। फिर से बच्चों ने जब ट्विटर माध्यम के थ्रू या हर जगह उसे हाईलाइट किया, फिर जाके इन्हें फिर ये नींद से जागते हैं, फिर भागते हैं, फिर कहते हैं भाई हमने फिर से पकड़ लिया, हम अपना काम बिल्कुल निष्पक्षता से कर रहे हैं। एक भी इंसान जब तक हम लोग का प्रोटेस्ट मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले इन्होंने किसी सिंगल आदमी को डीबीपीएससी में नहीं पकड़ा। और जितने भी मतलब लोग जितने भी देखते हैं सुनते हैं शायद उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये सिर्फ एक ही भर्ती में होगा क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी भर्तियां आगे होने वाली हैं ये सब में कहीं ना कहीं ये चीजें हिट करती जाएंगी। कब तक बच्चों को पढ़ाओगे, कब तक उनकी और पैसे खराब करोगे, कब तक उन्हें हायर एजुकेशन दोगे, फिर आप उन्हें बोलोगे कि आप सरकारी नौकरी लो। जब 3, 4, 5 साल बच्चा तैयारी करेगा और उसके बाद उसे ऐसी कंपनी को उसका एग्जाम करने का ठेका दिया जाएगा जो कंपनी पहले से ही ऐसे ही मतलब करप्शन के मामलों में लिप्त रही है और इसी तरीके से बच्चों की जिंदगी खराब कर दी जाएगी। अब उस लड़के को फिर पकड़ा गया। पहली बार शायद इतिहास में ऐसी चीज हुई होगी कि जो लड़का जेल में था वो दरोगा बन गया। जो लड़का जेल में था जिसपे एफआईआर थी उसे जब पकड़ा गया था वो लड़का दरोगा बन गया। फिर इनकी नींद खुलती है एक बार, फिर कहते हैं भाई हमने उसे भी पकड़ लिया। अरे जब वो जेल में था तो उसका डीबीपीएससी किसने किया। अब कहते हैं कि वहाँ पे थम तो इसी का था, कह रहे था अब ये थम का लिहाजा देने लगे। कल भी ये कोर्ट में बताया गया था कि थम की कहानी ना सुनाइए, तो सब सामने से बोल दिया कि थम की कहानी मत बताओ, थम की क्या हकीकत है सब जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं एक तरफ, तो आपने एक बात शुरू में मुझसे कही जब मैं आया कि बाबा जी पे बड़ा भरोसा था, आपको लगता था कि बाबा जी बड़े सख्त हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुख्यमंत्री के हाथ में सब कुछ है, संभाल लिया जाएगा, तो आपको खतरा नहीं था कि कोई धांधली होगी। कब एहसास हुआ कि बाबा जी के हाथ से सब निकल चुका है या बाबा जी खुद नहीं चाहते कि सब सही हो? हम लोगों ने 21 अप्रैल से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। मैं वहाँ पे मई में पहुँचता हूँ, पहले मैं एक बार अप्रैल में गया था, फिर मैं घर पे वापस आ गया। तो उस टाइम प्रोटेस्ट में से 2-3 लोग जो लोकल के थे वो बैठ जाया करते। फिर हम लोगों ने संगठन को मतलब ये तो प्रोटेस्ट लाइन से बड़ा करना स्टार्ट किया, तो लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए। जब लोगों की एक संख्या मतलब बढ़ने लगी धीमे धीमे, तो फिर हमने 7 मई में बीजेपी कार्यालय भी घेरा, 6 मई में बीजेपी कार्यालय घेरा। जब बीजेपी कार्यालय घेरा तो वहां से हम लोग को कैदियों की तरह उठा के गाड़ियां भर के फिर को गदन ला के फेंक दिया। लेकिन हम सिर्फ इसी मंशा को लेके गए थे कि शायद कोई सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि आएगा जो शायद हमारी आवाज को सुनेगा, हमारे दर्द को समझेगा कि अगर 48 डिग्री टेम्परेचर में 45, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे अगर बैठे हुए हैं बियाबान जंगल में, जो कि लखनऊ की इको जेल कही जाती है, इको गार्डन ओपन जेल, ठीक है, अगर आपने जेल में बच्चों को डाल ही रहा है वो भी इस तरीके से जेल ही है वो, क्योंकि वहाँ संगठित होकर बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। अपने ही देश में हमारा अपने कुछ चंद साथियों को लेके अंग्रेजों के टाइम पे भी गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया था, लेकिन आज हम अपने ही देश में अगर 10-20 बच्चे होकर निकल जाते हैं तो शायद बच्चों को डर रहता है कि हम पे कोई कानूनी कार्रवाई करके कुछ फर्जी मुकदमे ला के हमें अंदर न डाल दिया जाए। इस वजह से बच्चे इस प्रोटेस्ट में भी उस स्तर पे नहीं आए जिस स्तर पर उन्हें आना चाहिए था।
उतने नहीं आए। फिर जिस तरीके से हम लोगों ने उनका मोटिवेशन थोड़ा सा अप किया, सारी चीज़ें उन्हें समझाई बताई कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, फिर बच्चे धीमे धीमे आना भी स्टार्ट हुए। लेकिन कोई भी सरकार का ऐसा कोई भी नुमाइंदा जो हमारी आवाज़ सुन सकता था या हमारी आवाज़ पहुँचा सकता था वो नहीं आया। उसके बाद जब हमने अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की तो वो भी इग्नोर कर दिया गया। दोनों डिप्टी सीएम के पास हमारा ज्ञापन गया और जो अपोजिशन थी उनके पास भी गया, जो लोग हमसे मिलने आते थे उन लोगों के पास भी गया, लोकायुक्त के पास भी गया। मतलब सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं बची शायद जहाँ पे हमने गुहार नहीं लगाई हो कि हम भी आप ही के बच्चे हैं और हमने ही शायद आपको वोट देके जितवाया था, और कहीं सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और 18-17 मई की जब रात को हम लोग को उठा के इको गार्डन से ले जाया जाता है, एक टीचर आए थे बच्चों की सपोर्ट में, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, तो उन्हें जब ले जाया गया तो उनसे गलती से उन्होंने ये बोल दिया कि मैं आत्मदाह करूँगा। ठीक है, मैं मानता हूँ गलती। क्या गलती में जब आप लोगों ने रात में लिखवा लिया माफ़ीनामा कि मेरे मुंह से निकल गया ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, फिर आपको FIR करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। आदमी तो गलती मान रहा है, उसके बाद भी मैं मुकदमा दायर कर दिया गया। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा बोला गया कि ये सब नहीं है, ये सब मेरे से भी लिखवाया गया कि वहाँ पे अगर मेरे से कोई भी कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा और मैं खुद देख लूँगा। ये सब करवाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब फॉर्मेलिटीज़ उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, जो उन्हें करना है वो कर सकते हैं, जो हमें करना है हमें ठीक लग रहा है वो करेंगे, कानून के दायरे में रहते। तो आगे क्या प्लान है आप लोग, आखिरी सवाल है, आगे क्या करना चाह रहे हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, करना सिर्फ हम यही चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ यही करना है, कोर्ट पे जहाँ तक न्यायालय पे हमें थोड़ा सा मतलब भरोसा है, अभी न्यायालय पे भरोसा है और लग रहा है कि शायद न्यायालय कहीं ना कहीं हम बच्चों के पक्ष में, बच्चों के दर्द को उसे महसूस करके अपने ही बच्चों की तरह शायद हमारे पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि शायद कोई इतना पागल नहीं है, ना ही इतना दिमाग से बेवकूफ़ है कि वो सब कुछ ठीक होने के बाद धरना देगा। इससे पहले तो हम कभी नहीं आए, इससे पहले तो बच्चे इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए कि हाँ उन्होंने धरना दिया हो या कहीं परेशान हुए हो। क्या आप लोगों को दर्द समझ में नहीं आता? लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि सरकार ने मुंह पे हाथ लगा लिया, कानों को उंगलियां लगा ली और आंखें ढक ली है कि हमें ना तो कुछ दिखाई देगा, इसलिए ना हम कुछ बोलेंगे ना सुनेंगे। क्योंकि सरकार के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हम लोग अपना ज्ञापन प्रॉपर दे के आए हैं। अभी 13-11 आज जुलाई है, ठीक है, 11 जुलाई को हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन की व्यवस्था की थी। तो 75 जिलों में से हमने 13 जिलों में ही ज्ञापन दे पाया था। DM ऑफिस तक हम लोग ज्ञापन, ITI जो होती है, अभी शायद ये चीज़ नहीं पता होगी लोगों को, मैं बता देता हूँ और ये चीज़ मैं कोर्ट में ही पेश करूँगा कि जो हम लोग ITI डालते हैं तो ITI जब हम लोग डालते हैं तो उसका ये रूल होता है कि जो सूचना आयोग लोकसभा और राज्यसभा को देगा वो सूचना वो हमें भी प्रोवाइड कर सकता है। तो भर्ती बोर्ड की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अगर हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बता रहे हैं? आपने आज तक कभी ऐसा एग्जाम नहीं देखा होगा जिसके अंदर ना तो टॉपर का पता है ना फेलियर का पता है, बच्चे के नंबर ही गायब हैं। कभी आपने ऐसा रिजल्ट देखा है? 10वीं में आपको रिजल्ट मिलता होगा, नहीं नंबर तो पता चलते हैं, पता चलता है ना कि जब 10वीं में, अगर मैं कहता हूँ 4th क्लास का ही बच्चा होगा उसे रिजल्ट मिलता है तो नंबर लिखे होते हैं और उसका रिजल्ट कहीं में भी वो देख सकता है, दिखा सकता है। ये तो आप लोग की इतनी पारदर्शिता वाली नौकरी ये भर्ती थी तो आपने नंबर क्यों नहीं शो किए? फिर सबसे बड़ा मुद्दा, उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया था 2015 में, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बोल दिया था कि ये भर्ती बोर्ड के अधीन है, जो भी भर्ती बोर्ड चाहेगा उस तरीके से कर देगा। उन्होंने तो आपको विश्वास करके दिया था कि शायद आप अच्छा करोगे इसे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी को पावर दे रहे हो तो पावर इस हद तक दे दी जाए कि आप नॉर्मलाइजेशन से ही गेम खेल जा रहे हो सारा। जो बच्चा फेल है आपने उसे नॉर्मलाइजेशन से ही पास कर दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में एक को तो बिल्कुल अप फेंक दिया जाएगा और एक जो उसके ऊपर था उसे बिल्कुल डाउन करके फेंक दिया जाएगा एक ही शिफ्ट में? मैं मान सकता हूँ कि अलग अलग शिफ्ट में ये चीज़ हो सकती है कि आप 300 पे थे, नीचे वाली जो शिफ्ट है चलो आप उसमें 302 थे, उसमें 10 नंबर घट गए, ऊपर वाली जो शिफ्ट थी उसमें चलो 5 नंबर ही घटा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही शिफ्ट में अगर 1000 बच्चे बैठे हो तो 1000 के मार्क्स जो है अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे करने हैं। तो ये शायद गलत है। भर्ती बोर्ड से सिर्फ बच्चों ने ये मांगा कि आप हमें नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स शो करके दिखा दीजिए। और अब भी इसके अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो भर्ती बोर्ड को या कंपनी को खुद ही नहीं पता। जब कंपनी एग्जाम कराती है तो आगरा के बहुत सारे सेंटर पाए जाते हैं जिसके अंदर क्लस्टर हेड जो होते हैं और जो सेंटर इंचार्ज है वो लिप्त पाए जाते हैं। ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? एक चीज बताइए, अगर आपकी जेब, आपको
कहीं पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए मिल रहे हैं, रोड पे आपको पड़े हुए मिल रहे हैं, यानी कि मैं कहता हूँ आपको 1 लाख रुपए पड़े हुए मिल रहे हैं, तो आप क्या सिर्फ 10 का नोट उठाओगे और निकल लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो हम इस चीज को कैसे मान लें कि उस हेड ने या उस इंचार्ज ने सिर्फ 2 ही बच्चों को कराया या 4 ही बच्चों का कराया, और आपने फिर उस पर कार्रवाई क्या की? अच्छा, अगर इतनी गड़बड़ियां हैं तो अगर जैसे और भी भाजपा शासित जो प्रदेश है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और हिमाचल हाँ, यहाँ भी हिमाचल थोड़ी बहुत प्रदेश हो गया, गड़बड़ियां थी। एक कर्नाटका हो गया, हाँ, और ये बात सभी लोगों को पता है, जग जाहिर है, और जो भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं वो भी चीज जानते हैं कि अगर ये केस खुलता है नहीं तो मतलब हम लोगों की क्या- जान पे बात है। एडीजी रैंक का जो अधिकारी था वो कर्नाटका में लिख पाया गया, हाँ, ठीक है, एसटीएफ के द्वारा इंक्वायरी की गई। अब चोर को ही घर की रखवाली के लिए बैठा दिया, चोर को ही उनसे कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन, अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर ली। कल का जो कोर्ट केस था हमारा, उसका आज ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में बकायदा बोला हुआ है अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 चार्जशीट दाखिल कर रखी थी। मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर वहाँ जांच हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? नहीं, वहां पे जांच हो सकती है, और बिल्कुल हो भी गई। हाँ, वहां के वही सीएम ने खुद बोल दिया कि जांच करो, हाँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बच्चे पकड़े गए थे, 7 से 8 बच्चे पकड़े गए थे, या इतने भी नहीं। तो यहाँ के और सीएम उन्होंने क्यों नहीं जांच बोल कर रहे? दी। और यहाँ पे कल भर्ती बोर्ड बोलते हैं कि सिर्फ 33 एफआईआर हुई है, सिर्फ 33, बल्कि 42 या 43 एफआईआर को तो ऑन रिकॉर्ड है। इस चीज को, ये कटिंग आप मेरे को करके देंगे, मैं इसे कोर्ट में भी दिखाऊंगा कि ये जो बोल के गए हैं। अब एक चीज बताइए, इस चीज को जो सेक्रेटरी आए उन्हें ही नहीं पता, कहता 33 एफआईआर है, उन्हें ही नहीं पता। तो आप खुद सोचिए इसके अंदर क्या चीजें चल रही। मतलब जब कहते हैं ना आदमी घबराया हुआ जब होता है, उसे दिखता है मेरी गलती है, तो वो कुछ भी बोलता है। उसे फिर ये नहीं समझता, हो सकता है बस बच जाऊं कैसे ना। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आखिर सरकार क्यों नहीं बोल रही इसको कुछ? अब ये तो देखिए, मैं नहीं कह सकता सरकार क्यों नहीं बोल रही, इससे तो साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या छुपा रही है? क्या ये चीज छुपा रही है ना कि भर्ती जो है हमने प्योर कराई, क्योंकि सरकार को एक टैग लग जाएगा ना। अब इतनी अच्छी छवि लोगों के सामने बनी हुई है, अगर इस भर्ती में अनियमितता पाई जाती है या चीजें पकड़ में आती हैं या फिर अधिकारी सस्पेंड होंगे और कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता को भी अगर नाम खुल के आ गया तो सरकार तो बदनाम हो जाएगी। वो तो अगर उससे अच्छा तो संदीप यही है परिहार ना। इतने आरोप लगा रहे हैं तो वो तो वैसे भी सरकार ये बदनाम- मैं नहीं लगा रहा हूँ, हाँ, मतलब ये पूरे आपके प्रदेश साथी, के आपके ये साथी, हाँ। पूरे प्रदेश का जो बच्चा है, अगर आप उससे लिटरली पूछोगे तो हर बच्चे का एक ही जवाब होगा। 7.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। अगर आप उनसे पूछोगे कि यूपीएससी का एग्जाम कैसा, वो हर बच्चा कहेगा भाई तबाह के समझ लीजिए। तो ये बदनामी से डर नहीं रही है सरकार? ये डरने वाली बात है। क्या चीज बताइए, आप कह दोगे हमें पता ही नहीं है, हमारे सामने चीजें आई नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे। इसीलिए फिर हम लोगों ने रास्ता, हमें न्यायालय का रास्ता ज्यादा सही लगा, क्योंकि किसी कोई भी हो हम न्यायालय में विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने धरना दिया 82, 83, 84 तक हमने धरना दिया, कोई भी ऐसा भर्ती बोर्ड का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं था जो हमसे एक बार पूछने भी आया हो कि हकीकत में क्या है, आप हमें बताइए। लेकिन कोर्ट ने तो वो चीज़ करके दिखाई है ना कि ठीक है आप आइए, मैं बताइए। अब उसमें भी ये लोग दिमाग लगा रहे हैं, उसमें भी अलग वे का दिमाग कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे भाई, हम तुमसे क्यों कराएं? हमें नहीं करानी तुमसे, हमारा आरोप है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस भाई ने चोरी की है, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को लेके आऊंगा, उनसे कहूंगा भैया आप चेक कर लो इसकी जेबें, या मैं ये कहूंगा भाई आप खुद ही बताओ। वो तो हर बार जेब में हाथ डालेगा, निकाल के दिखा देगा, कहते कुछ नहीं है, फिर डालेगा, कहते कुछ नहीं है। तो यही चीज हो रही है। और भर्ती बोर्ड के ऑफिस के अंदर ही NSCIT का ऑफिस है, जो सर्वर है उनका वो भर्ती बोर्ड के अंदर रखा हुआ है, और उसका जो सर्वर का जो मतलब पासवर्ड है वो एक भर्ती बोर्ड के पास होगा और एक NSCIT के पास होगा। तो अभी 18 दिन इसलिए मांगे गए हैं कि डाटे को किस तरीके से साफ किया जाए। मतलब कहते हैं ना, अपनी ही राइटिंग पर ओवर राइटिंग करना। कितना करोगे, कर लो। चीजें तो सारे पूरे प्रदेश के बच्चों के सामने ये चीजें बकायदा खुली हुई रखती है, एकदम खुली किताब की तरह, हर इंसान जानता है। बच तो फिर भी नहीं पाएंगे, फिर भी नहीं पाएंगे। इस पूरी देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चाल चली। उस चाल में इन लोगों ने क्या किया, अभी 9,534 पे बच्चे लड़ ही रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए 5,000 फिर से वैकेंसी निकालने की बात कर दी कि हम फिर से निकाल लें। अरे पहले आप एक भर्ती तो कम से कम साफ तरीके से करके दिखाइए, इसमें बच्चे कहते हैं कि इसमें कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है, कोई भी ऐसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया गया जिससे कि ये साबित हो जाए कि भर्ती में धांधली हुई है। यहाँ तो एविडेंसों की लाइन लगी पड़ी है। बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम में स्क्रीन आउट हुई है, बाकायदा स्क्रीनों की वीडियो वायरल हुई, ठीक है। परसों एक बच्चा था, वो ट्विटर पर लिख के डाल रहा है कि मेरे को 12 लाख मैंने पुलिस अधिकारी को दिए हैं। उसे पता नहीं कैसे प्रिसाइज किया गया कि उसने ट्विटर से हटा दिया वो चीज़। लेकिन एक चीज़, मतलब एक संदेश जाना चाहिए कि ये भर्ती ना तो हम भूलेंगे ना भूलने देंगे।
इसी को दिमाग में डाल ले सरकार। और मैं ये भी अभी देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया कि शिक्षा भर्ती वाले इलेक्शन से पहले बैठे हुए थे धरने पे। जब उस टाइम धरना दे तो इन लोगों ने बोल दिया कि क्योंकि हम तुम्हें वो दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। जैसे ही इनका इलेक्शन खत्म हुआ इन्होंने भर्ती रद्द कर दी। धोखा देखिए युवाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ की जा रही है। ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं दिया, ज्वाइनिंग लेटर तो दिया ही नहीं, वो तो ठीक है, भर्ती ही रद्द कर दी, टेट की भर्ती ही रद्द कर दी वो। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2024 का मुद्दा बना के, ठीक है, यूपी टेट की जो भर्ती हुई थी, मतलब जो एग्जाम हुआ था तो चुनाव से पहले की बात थी है। तो सिर्फ इतना हुआ था कि सिर्फ सुनने में आया कि एग्जाम से 2 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया। तो उसके बाद हकीकत में पेपर पहुंच भी चुका था। हाँ वो तो और एट ए टाइम भर्ती आपने कैंसिल करके और आपने री एग्जाम करा दिया 15 दिन बाद। यहाँ तो FIR की छड़ी लगी पड़ी है। सोचिए पहला ऐसा एग्जाम होगा, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, जिसके अंदर 42-45 FIR हो चुकी है और सरकार के कान पे जू नहीं रही। अरे इस मामले में बल्कि बलिया में पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन लोगों ने वो पेपर जो है आउट होने के बाद DM को दिखाया था कि ये पेपर हमारे पास आया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो ये जो पूरा चाल चरित्र है सिस्टम का वो आप समझ रहे हैं। और UPSI के पूरे मामले में जो चोर है वही, जिसके ऊपर चोरी का आरोप है, वही कोतवाल भी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि संदीप परिहार जी और इनके साथियों की लड़ाई कहाँ तक जाती है और इस भर्ती का क्या होता है। सरकार की नीयत पर इन सारे बातों से, इन सारे सवालों से एक बदनुमा दाग लगता है। एक सवाल खड़ा होता है कि जिस सरकार पर इतना भरोसा परिहार जी जैसे लोग कर रहे थे, उस सरकार का ये धोखा बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे। बने रहिए ब्लू कैट के साथ, धन्यवाद।